Hello everyone, so here are some quick questions for you. If you don't know the answer, then this video is for you. प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो हम अपने सॉलिड स्टेट का मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, ठीक है। इम्परफेक्शन को हम डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इम्परफेक्शन क्या होता है? देखो, इम्परफेक्शन नॉर्मली, अच्छा, अगर हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, नॉर्मल अगर आप डेफिनेशन देखो इम्परफेक्शन की, क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, अगर वो उससे हट के बिहेव करे, है ना, अगर वो कोई भी चीज़ अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट के बिहेव करे तो उसको क्या बोलते हैं? हम इम्परफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाता है? एनी डेविएशन। अब देखो सॉलिड्स कैसे होते हैं हमारे पास। अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा है हमने, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है। तो एनी डेविएशन फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या फिर रेगुलर अरेंजमेंट या फिर डेफिनेट अरेंजमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, एनी डेविएशन फ्रॉम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन बोल सकते हो आप इसको, आप डिफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप डिसऑर्डर बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? एक ही हो जाती हैं, है ना। इम्परफेक्शन भी बोल सकते हो। तो ये हो जाता है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। अगर इस डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर अरेंजमेंट को हम चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जनरली हमारे पास जो सॉलिड में डिफेक्ट्स आते हैं वो दो टाइप के हमारे पास डिफेक्ट पढ़ने को मिलते हैं हमको। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई डिफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। और जो सेकेंड वन होता है वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को ही कुछ लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो जनरली हम ये जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करा है इसमें हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयनिक क्रिस्टल में जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये डिफेक्ट आते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आते कैसे हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारे पास चाहे हमारे पास आयनिक सॉलिड हो या फिर कोवलेंट सॉलिड हो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। और जैसे ही हम इनको हीट प्रोवाइड कराते हैं, जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके हायर एनर्जी पे चले जाते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं। जैसे ही हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, आ रही है आपको बात समझ? चाहे आयनिक सॉलिड हो चाहे कोवेलेंट सॉलिड हो, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे इन सब के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो हम सभी जानते हैं ना, हाँ, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इन सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे जो कि ग्राउंड स्टेट पे थे, ये एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब ये डिपेंड करते हैं आपके टेम्परेचर पे। आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो हमारे आयनिक या फिर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जैसे ही हम इन सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम सब जानते हैं,
हम इसी बात को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल है प्योर सिलिकॉन का, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ प्योर सिलिकॉन का हमने क्रिस्टल ले लिया है। ये हमारे पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो कि अभी 0 केल्विन टेम्परेचर पे है, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे है। तो इस जो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड स्टेट में होंगे ना, ठीक है। जितने भी सिलिकॉन है सबके जो है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये सबके सब क्या होंगे? ग्राउंड स्टेट पे होंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रखे, फिर इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना रखे। ये जितने भी सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सबके सब आपस में 0 केल्विन टेम्परेचर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके सब क्या होंगे? ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। As soon as we provide this crystal thermal energy, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा 0 केल्विन से, हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करा, जैसे ही हमने इसके टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज करा तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने लगते हैं और जो ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा देखो, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड में जाने का ये मतलब है कि पहले तो वो चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है, और हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब है कि अब वो वाइब्रेट करने लगे किसी स्पीड से, और हायर एक्साइटेड स्टेट में चले गए मतलब और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, और ज़्यादा हायर एक्साइटेड स्टेट पे चले गए मतलब और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, ग्राउंड स्टेट पे आ गए मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाता तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से कहीं और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे अपनी पोजीशन पे थे, यानी कि ग्राउंड स्टेट में थे। जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेट करने का कोशिश करेगा, और थर्मल एनर्जी मिलने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सारे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके। ये जो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से ये खाली जगह बच जाएगी, फिर ये इन दोनों के बीच में जो एक कोवलेंट बॉन्ड था ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है, इधर भाग के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों भागा? क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा इस इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिली तो बॉन्ड को ब्रेक कर अपनी जो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड था उस बॉन्ड को छोड़ के चला गया, ज़्यादा एनर्जी मिल गई, ज़्यादा जोर से वाइब्रेट हो गया तो निकल के बाहर भाग गए, ठीक है। आई बात समझ में आपको? सारे इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं होता, कुछ इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। अब ये बॉन्ड से बाहर निकल गए तो दे आर फ्री टू मूव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाता है? दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब ये बंधा हुआ नहीं है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई आपको बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप लोग जानते हो तो सिलिकॉन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कभी नहीं करते। देखो जब ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के भाग गया बाहर, तो वो फ्री हो गया मूव करने के लिए। अब फ्रीली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी हुआ ओवरऑल क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफेक्ट आ गया ना, यहाँ पे एक खाली जगह बन गई, होल बन गया हमारे पास। ये क्या बन गया हमारे पास? होल। तो ऐसा था क्या हमारे पास शुरुआत में क्रिस्टल? ऐसा तो था नहीं, ये होल तो हमारे पास था नहीं और ना ही हम पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। क्लियर हुआ आपको? हाँ, ये सारा पोर्शन हम अभी आगे दोबारा पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पे हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पे इसको हमारा रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल आपके आई होप आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी डिफेक्ट आते हैं उन टाइप के डिफेक्ट को हम
इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कैसे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को ही हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट या फिर एटॉमिक इम्परफेक्शन भी बोलता है, ठीक है। ओके तो अगेन हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होते हैं या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें डेविएशन आ गया, तो अगर पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसमें डेविएशन आ गया, एटम्स के रेगुलर अरेंजमेंट में कोई डेविएशन आ गया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, ideal arrangement of atoms, deviation from ideal arrangement of atoms around a point in crystalline solid, in crystalline solid is called point defect, ठीक है, is called point defect। आया आपको समझ में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, हमारे पास रेगुलर होता है। उस रेगुलर अरेंजमेंट में अगर हम कुछ डेविएशन ला जाएं, जो हमने रेगुलरली अरेंज कर रखा है पार्टिकल्स को, उनके अरेंजमेंट में हम कोई डेविएशन ला जाएं, एटम्स के अरेंजमेंट में कोई डेविएशन ला जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर हम एटम्स के अरेंजमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी सॉलिड्स के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज करना है, उनमें डेविएशन लाना है, तो हम किस तरीके से ला सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के हम डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या तो हम वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर दें, अगर हम वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर दें, ठीक है। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, देखो पहले हम देख रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा हम इन्हें कंपेयर ही कर लेते हैं, चलो। वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और यहाँ पे साइड में हम पढ़ लेते हैं साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो पहले तो आपको नाम से क्लियर हो जा रहा होगा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ वैकेंसी क्रिएट हो रही होगी, है ना। और वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, जब कोई चीज़ मिसिंग होगी अपनी जगह से, ठीक है। तो क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस पॉइंट आर मिसिंग, लैटिस पॉइंट्स आर मिसिंग, ठीक है ना। जब कुछ लैटिस पॉइंट हमारे पास मिसिंग होते हैं क्रिस्टल में, तो उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट होता है। वैकेंसी डिफेक्ट तो ये क्या करेगा, क्रिएट अ वैकेंसी ना, ये क्या कर लेता है, वैकेंसी क्रिएट कर लेता है, क्रिएट अ वैकेंसी। हमारे जो क्रिस्टल था वहाँ पे ये वैकेंसी डिफेक्ट आने की वजह से हमारा जो सॉलिड है उसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, अनऑक्युपाइड पोजीशन आ गई होगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अब हमारे पास खाली स्पेस बन गया है। देखो ये एक रूम था जहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। एक रूम था जहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यार इस रूम में बैठे हुए हैं। अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप मेरे को बताओ अभी इस वाले रूम की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर ये एक और सेम रूम है, यहाँ भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है। दोनों रूम्स का साइज भी सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सेम है, ठीक है। तो देखो अब मेरे को ये बताओ आप इन दोनों से, अगर मैं इस वाले रूम से कुछ स्टूडेंट्स को गायब कर दूँ, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बताओ। ऑब्वियसली इस वाले की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपुल्स इन सेम प्लेस ज़्यादा है ना। आई बात समझ में, हाँ। तो अगर हमारे पास वैकेंसी क्रिएट होती है तो हमारी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। आई आपको बात समझ में।
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज इन डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोलो या फिर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल आप बोलना चाहो तो फिर क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है हमारे पास, डिक्रीज हो जाती है। आई आपको बात समझ में, ठीक है। और कभी कभी सिंपली हीट करने से भी ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, समटाइम्स दिस डिफेक्ट मे क्रिएटेड, मे बोल रहे, ठीक है, मे मतलब हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है, मे डेवलप ऑन हीटिंग, ठीक है। इस वजह से इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। आई बात समझ में आपको, वैकेंसी डिफेक्ट के तीनों पॉइंट आप, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ लैटिस पॉइंट अपनी जगह से मिसिंग रहते हैं। अब लैटिस पॉइंट अपनी जगह से मिसिंग रहते हैं तो वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो डेंसिटी सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाती है। आई बात है हाँ। अब क्योंकि इस डिफेक्ट को हम कभी कभी हीटिंग से भी क्रिएट कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल दिस एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्लियर हुआ आपको। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं, देखो यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हुई थी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है उसकी खाली जगहों पे, जिनको कि हमने, जो वैकेंट स्पेसेस बन रही थी ना सॉलिड में, जो वैकेंट स्पेसेस बन रही थी, देखो अभी हमने ये सिलिकॉन का डायग्राम भी देखा था। सिलिकॉन के डायग्राम में ये जो वेकेंट स्पेसेस है, ठीक है, इन वेकेंट स्पेसेस में, इन वेकेंट पोजिशंस में अगर कुछ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आ जाएं, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट particles occupy vacant space, थोड़ी बहुत खाली जगह बची थी, वहां पे भी क्या आ गए, कुछ कांस्टेंट पार्टिकल आ गए, इस टाइप की एक्स्ट्रा कांस्टेंट पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोल देते हैं। देखो एक तो वैसे ही हमारे पास जगह नहीं थी, एक तो वैसे ही हमारी क्लास में जगह नहीं थी बच्चों के बैठने के लिए, ऊपर से जो थोड़ी बहुत जगह थी वहाँ पे भी एक्स्ट्रा बच्चे आने लग गए, है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो हमारी क्लास थी यहाँ पे वैसी जगह नहीं थी, और ये जो थोड़ी बहुत जगह बची थी यहाँ पे भी बच्चे घुसने लगे, यहाँ बच्चे घुसने लगे, ये छोटी छोटी जगहों में बच्चे घुसने लगे, तो इससे डेंसिटी क्या हो जाएगी क्लास की, इंक्रीज हो जाएगी ना। इससे डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं कमरे में, तो फिर डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे हमारे पास। क्लियर हो आपको, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है हमारे पास, इंक्रीज हो जाती है। तो मेन जो पॉइंट था वहाँ पे, ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो इनकी डेफिनेशन और डेंसिटी, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, लैटिस पॉइंट मिसिंग रहते हैं तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी क्रिएट होने से हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं वो वैकेंट स्पेसिस को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्वियसली हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर हो पाया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में, इन दोनों डिफेक्ट के बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखने लायक है वो ये है, दिस बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। आई बात में, these types of defect are shown by non-ionic solids. Then sir, what about ionic solids? ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है फिर। तो ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। तो फॉर आयनिक क्रिस्टल्स पॉइंट डिफेक्ट्स आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है। फॉर आयनिक क्रिस्टल्स पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 3 टाइप। पहला जो होता है हमारे पास, पहला होता है डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा होता है डिफेक्ट इन
नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। And the third one is impurity defect. And the third one is impurity defect. ठीक है, तो देखो ये जो दोनों टाइप के डिफेक्ट हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम ये हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है, डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल। तो हम अपना फर्स्ट वाला पोर्शन को देखते हैं। डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है हमारे पास। हमारा टॉपिक है पॉइंट डिफेक्ट in stoichiometric crystals। पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड, है ना। अभी कई लोग को यही कंफ्यूजन होगा कि व्हाट आर ये स्टोकियोमेट्री क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। If you know about the stoichiometric compounds, please let me know in the comment section, okay? तो देखो stoichiometric compounds ऐसे compounds होते हैं, देखो बहुत आसान है, हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ NaCl, आप मेरे को ये बताओ इस कंपाउंड में कितने पॉजिटिव आयन हैं और कितने नेगेटिव आयन हैं, बताओ। सिंपल से हमको पता है 1 Na प्लस है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे 1 Cl माइनस है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ MgCl2 कितने पॉजिटिव आयन है कितने नेगेटिव आयन है, हमको पता है यहाँ पे 1 Mg का 2 प्लस है और 2 Cl का नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड को जहाँ पे कि ऐसे कंपाउंड जिनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एग्जैक्टली सेम होते हैं, जैसे कि हमको उसके फॉर्मूले से पता चल रहा है, ठीक है। फॉर्मूले से यहाँ से हमको पता चल रहा है ना कि 1 Mg है 2 Cl है, और हमने एग्जैक्टली निकाल के देखा तो हमको दिखा कि हाँ भाई 1 ही Mg और 2 Cl है। आ रही है बात समझ में। ऐसे कंपाउंड जिनके की पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेम एग्जैक्ट रेशियो में होते हैं, जो कि हमको फॉर्मूले से दिख रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूले से अगर मैं आपसे पूछता हूँ NaCl के फॉर्मूले में आपको कितने Na दिख रहे हैं, 1 Na दिख रहा है। कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 1 क्लोरीन दिख रहा है। एग्जैक्टली में भी तो 1 Na और 1 क्लोरीन ही है ना। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि MgCl2 है, आप मेरे को फॉर्मूला देख के बताइए कि आपको कितने मैग्नीशियम दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 1 ही मैग्नीशियम दिख रहा है, ठीक है। और क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, आपको 2 क्लोरीन दिख रहे हैं। और जब हमने एग्जैक्टली में इसको ब्रेक डाउन करके देखा तो हमको ब्रेक डाउन करके क्या मिला, 1 Mg और 2 Cl मिले, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आई बात समझ में। अब आपको लगेगा कि सर सभी कंपाउंड स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, जिसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे वो एग्जैक्टली सेम रेशियो में टूटेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे फेरस ऑक्साइड है FeO है, ठीक है। अगर आप फेरस ऑक्साइड का ब्रेक डाउन करते हो तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 Fe2 प्लस और O पे 2 नेगेटिव आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमको 1 Fe और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको कितने फेरस दिख रहे हैं, एक आयरन दिख रहा है और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो अगर ये स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड होता तो यहाँ पे हमको 1 Fe और 1 ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमको 1 ऑक्सीजन तो ज़रूर मिलता है, बट ये जो फेरस है यहाँ पे हमको 0.93% ही मिलता है, ठीक है। पूरा 1 फेरस नहीं होता, इसकी कुछ रेंज होती है, पर 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड जो कि जिसमें कि हमारे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का रेशियो एग्जैक्टली सेम नहीं है, जैसा कि हमको कंपाउंड में दिख रहा है, इस टाइप के कंपाउंड को हम स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेम वैसे होते हैं जो हमको कंपाउंड में दिख रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कि हमारे एनायन और कैटायन का रेशियो सेम नहीं है, जैसे कि हमको कंपाउंड में दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, हमको यहाँ पे हमको फेरस, हमने सोचा था कि 1 आयरन और 1 ऑक्सीजन होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जब हमने इसका ब्रेक डाउन करके देखा तो हमको 1:1 का रेशियो नहीं मिलता इनका। ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, पर फेरस का ये पूरा 1 एटम नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है ये। फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों होता है ऐसा,
ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड समझने के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास जो पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल होता है, ये अगेन हमारे पास दो टाइप के निकल के आता है। एक तो होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, एक होता है हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट आयंस आर मिसिंग। ठीक है, मिसिंग फ्रॉम देयर साइड, अपनी जगह से इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट आयन मिसिंग रहते हैं, यानी कि जितने कैटायन गए उतने ही एनायन भी अपनी जगह से गायब हैं। अगर हम NaCl की बात कर लें तो एक Na अगर गया है तो एक Cl भी जाएगा, एक N मतलब अगर दो Na गए हैं तो दो Cl भी जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इस सॉलिड में नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एनायंस के बराबर होते हैं। आई बात हमें आप कि नंबर ऑफ एनायन और कैटायन क्या होंगे, आपस में सेम रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो, क्योंकि अच्छा अगर आप देख लो, अगर हमारे पास 100 कैटायन थे तो 100 एनायन रहे होंगे शुरुआत में। ठीक है, क्लियर है तक। अगर हमारे पास 100 कैटायन थे, अगर हम पे 100 नंबर ऑफ कैटायंस थे तो हमारे पास 100 नंबर ऑफ एनायन रहे होंगे स्टार्टिंग में। अगर एक कैटायन मिस हुआ तो फिर एक एनायन भी जाएगा, अगर दो कैटायन मिस हुए तो दो एनायन जाएंगे, अगर 50 कैटायंस चले गए तो 50 एनायंस भी जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, जितने प्लस चार्ज वाले जा रहे हैं उतने माइनस चार्ज वाले भी चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इलेक्ट्रिकली कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डेंसिटी का। अब क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनायंस और कैटायंस क्या कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं, तो वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वैकेंसी क्रिएट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमको ये वैकेंसी डिफेक्ट की तरह नहीं लग रहा है, पर जो वैकेंसी डिफेक्ट था वो तो नॉन आयनिक सॉलिड में होता था, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज द वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयोनिक सॉलिड। क्योंकि वहाँ पे जो हमने वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था तो पर्टिकुलरली किसके लिए था, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए था। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे पास, एग्जांपल हो जाता है इसका NaCl हो जाता है, और KCl हो जाता है, KBr हो जाता है, AgBr हो जाता है, एंड AgBr इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, वो क्यों है वो अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, बट फिलहाल ये 4 एग्जाम्पल्स हैं इसके जो हमको शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अभी फ्रैंकल डिफेक्ट देखते हैं क्या होता है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट हमारे पास तब आता है जब कोई आयन अपनी जगह से गायब होके इंटरस्टिशियल साइड पे यानी कि वैकेंट जगह पे आ जाता है। ठीक है, ये कब होता है हम पे फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है, व्हेन एन आयन जब मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन अपनी नॉर्मल जगह से गायब होके कहाँ जाता है, वो खाली जगह पे आ जाता है ना, एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो तब क्या होता है हमारे पास, तब इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो आयन था वो कहीं क्रिस्टल से बाहर नहीं चला गया, क्रिस्टल के अंदर ही है। ठीक है, क्रिस्टल जो आयन हमारा मिसिंग है ना वो कहीं क्रिस्टल से बाहर नहीं चला गया। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आयन मिसिंग थे वो क्रिस्टल से बाहर कहीं चले जा रहे थे, कहीं गायब हो जा रहे थे, हमको नहीं मिल रहे थे उसके दोबारा से। पर ये जो आयन है ये सिर्फ अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो कहीं क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है। ठीक है, अब बाहर नहीं गया है तो जितने पहले कैटायन होंगे उतने अभी भी कैटायन है, जितने पहले एनायन होंगे उतने अभी भी एनायन है ना, यानी कि इलेक्ट्रिकली ये अभी भी न्यूट्रल रहेगा। क्या कोई हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायन आया,
नहीं आया। क्या कोई एक्स्ट्रा एनायन आया? नहीं आया। क्या कोई कैटायन गया यहाँ से? नहीं गया। क्या कोई एनायन गया यहाँ से? नहीं गया। तो इलेक्ट्रिकली तो क्या रह गए? इलेक्ट्रिकली अभी भी हमारे पास न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी ये जो आयन मिसिंग है वो है तो अपने क्रिस्टल के ही अंदर, है ना। और डेंसिटी क्या रहेगी? डेंसिटी बताओ, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? क्या वो आयन अपने क्रिस्टल को छोड़ के जा चुका है? नहीं गया है। तो फिर डेंसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी ना। डेंसिटी रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। आई बात समझ में? तो बस ये था। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं इसके? एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट, AgCl हो जाता है हमारे पास AgBr हो जाता है, AgI हो जाता है, जिंक सल्फाइड हो जाता है, ZnS। ठीक है, तो सारे इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। तो देखो, अभी आप डायग्राम की हेल्प से देख लीजिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट में देखो यहाँ पे हमारे पास एक कैटायन और एनायनिक वैकेंसी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि हमारा एक तो कैटायन गायब है अपनी जगह से और एक एनायन गायब है, हमको पता नहीं वो कहाँ चले गए, कहीं चले गए। तो यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। अब इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से डेंसिटी क्या हो गई सॉलिड की? डिक्रीज हो गई। पर वहीं अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट को देखें, फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारा जो कैटायन मिसिंग था वो कैटायन मिस होके कहाँ पे आ रखा है? ये खाली स्पेस पे आ गया है। ठीक है, खाली स्पेस पे आ गया। तो हमारी जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है उस पर कोई ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे क्यों कोई फर्क पड़ेगा? हमारा जो आयन था वो कहीं मिसिंग थोड़ी है। जितने लोग पहले इस घर में रह रहे थे अभी भी उतने ही लोग इस घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुए होंगे। एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कब हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट होगा और कब हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। ठीक है, कंडीशंस, यानी कि कंडीशंस देख रहे हैं हम अभी। कंडीशंस, इन दोनों की कंडीशंस देख लेते हैं कि कब जाके हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट होगा और कब हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट होने की दोनों की बहुत आसान कंडीशंस है। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या कंडीशन है? यहाँ पे एक तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? आई होप आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। ओके, और यहाँ पे जो आयंस का साइज होता है, आयंस हैव सिमिलर साइज। ठीक है, और वहीं अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है? लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ठीक है, और यहाँ पे जो एनायंस का साइज है वो बहुत, कैटायंस के साइज से क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन कैटायन। हमने जो एनायंस ले रखे हैं ना उनका साइज क्या होता है? कैटायंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से जो कैटायंस होते हैं वो खिसक के खाली जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों डिफेक्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी जो टाइप के डिफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टोकेमेट्रिक क्रिस्टल एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।